So let's start our third part of the video where we are going to cover Newton's third law. We have already covered Newton's first law in the first part of the video, second law in the second part of the video, and this is the third final part of the Newton's third law. So let me share my screen with you. Give me a moment. न्यूटन का थर्ड लॉ आखिर होता क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन एक्चुअली साइंटिस्ट थे, बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी. फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में था, सेकंड लॉ फोर्स के बारे में था, एंड नाउ थर्ड लॉ. व्हाट ही इज सेइंग इन न्यूटन्स थर्ड लॉ, पता है क्या आपको? न्यूटन का थर्ड लॉ एक्चुअली बोलता है कि आप जो भी काम करते हो उसके प्रति उसका अगेंस्ट आपको रिजल्ट मिलता है. व्हाट इट एक्चुअली सेज, ईच एंड एवरी एक्शन हैज जस्ट अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन. एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होना, ये क्या कहलाता है? न्यूटन का थर्ड लॉ. न्यूटन एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग में स्टडी करी और उन्होंने हमारे लिए बड़ा ही अच्छा सा नियम बना के दिया. व्हाट इट कवर्स, इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब आप उसको अगर डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से कंसीडर करोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जब आप कोई काम करते हो और उसके अगेंस्ट ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है. जस्ट एज एग्जाम्पल, एज ए स्टूडेंट, आप जितनी पढ़ाई करोगे रिजल्ट उसके हिसाब से आएगा. एम आई राइट? सो आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट उस हिसाब से आएगा. जितना आप एक्शन लोगे उतना ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. इट मीन्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, the second object exert an equal and opposite force back on the first. This force act simultaneously always in opposite direction. अब ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ बेटा, ये आपको वर्ड टू वर्ड अपने आंसर शीट में लिखना है या फिर अभी नोटबुक में कॉपी करना है, सो दैट आप जब भी एग्जाम में लिखने जाओगे तो आप हमारी रेगुलर भाषा में आंसर नहीं लिखोगे. यू आर सपोज टू राइट दिस लॉ इन द same form as it is mentioned in the textbook. Am I clear? Always remember, whenever you are writing any definition, whenever you are writing any laws, and as well as the formulas, you are supposed to use the typical language, the typical statement which they have mentioned in the textbook. Then only you will give na गुड फुल मार्क्स इन दैट. आई एम नॉट सेइंग कि आपको फुल मार्क्स अगर आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. फुल मार्क मिल सकते हैं, बट द मोस्ट प्रायोरिटीज आपकी यह होना चाहिए कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो एब्सोल्युटली साइंटिफिक लैंग्वेज में हो, जहाँ पर आपको साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज़ करना है, एज वेल एज आपको फॉर्मूलेज भी उसी हिसाब से लिखना है. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, प्लीज मेक अ नोट इन योर नोटबुक. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर काम का जितना आप जिस हिसाब से काम करोगे उस हिसाब से आपको एक्शन के प्रति आपको रिएक्शन मिलेगा. एक्शन एंड रिएक्शन, इट इज़ अ की पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ. ठीक है? अब जैसे हमने फर्स्ट लॉ को समझा था, तब हमने लॉ ऑफ इनर्शिया को एक टूल बना लिया था टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. हमने जब सेकंड लॉ सीखा था तो हमने फोर्स को एक्शन बना दिया था. फोर्स इज इक्वल टू मास एंड मास मल्टीप्लाई बाय इट्स रिलेशन. एंड नाउ व्हेन वी आर लर्निंग थर्ड लॉ, हमें क्या याद रखना है? एक्शन एंड रिएक्शन. वेल क्लियर? नाउ थ्री की पॉइंट्स फॉर दिस लॉ. एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन. इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे देखिए, these are the examples where I have put. The first picture is showing you the gun. All right, you must have already played with the toy वाला gun in your childhood, right? अभी भी आप बच्चे हो, बट मुझे लगता है अभी आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो गन वन वाला गेम कम खेलते होगे. बट हाँ, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ऑलरेडी कि व्हेन वी आर पुशिंग अ गन, तो आपका इस सिचुएशन में जब आप गन को चला रहे होते हो तो अब एक्शन क्या हो रहा है बेटा? एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट. एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन क्या होता है? गन रिक्वायर्स फोर्स ऑन द गन एंड दैट इज वाई द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड इन द सेम स्पीड एंड वेलोसिटी. सिमिलर मैंने में लुक इनटू दिस पिक्चर. अब यहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे को करके मतलब आप उसके मुंह में बहुत जोर से अपने पंच कर रहा है. ऑलराइट, अब जितने फोर्स से वो पंच कर रहा है उसी फोर्स से उसका गाल उतना पीछे की तरफ जा रहा है. राइट? फर्स्ट एक्शन क्या हुआ? फर्स्ट exert force on the jaw, and reaction, jaw exert force on the fist. So sometime you must have observed. चलो ये मारा मुरी तो बॉयज को जनरली पसंद है, लेकिन थप्पड़ अपनी को अगर किसी ने थप्पड़ मारा फटाक, तो यहाँ पे आपको जोर से पुश होता है, इसलिए आपका ये जबड़ा थोड़ा सा इस तरफ मूव करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपको थप्पड़ मारता है उसके भी हाथ में एक झंझनाहट पैदा हो जाती है. तो एक्शन के प्रति रिएक्शन हुआ. ऑलराइट, नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखो यहाँ पर. अब ये बंदा बोट पे से उतर रहा है. राइट? दैट बॉय इज मूविंग फ्रॉम द बोट. बोट के कॉर्नर पे खड़ा हुआ है. एक्शन क्या है? बॉयज फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन द बोट. यहाँ पर उसके पैर की वजह से बोट के ऊपर फोर्स लग रहा है. रिएक्शन क्या है यहाँ पे? बोट इज ऑल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द फीट. डू यू एग्री? दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ
मोशन। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स पुट ऑन किए हैं। लुक इनटू दिस फॉर टू अंडरस्टैंड मोर। नाउ लुक इनटू दिस बॉय। दिस बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वॉल। ये आपकी दीवार है। अब ये जो बंदा है, इसके पैरों की तरफ ध्यान से देखो। ये इसने स्केट्स पहने हुए हैं। अब ये बंदा जब ये हाई स्पीड में स्केट से आते हुए आकर दीवार से जब टकराता है तो क्या होगा बेटा? टकराएगा तो बॉडी की वजह से आप उस बच्चे की बॉडी की वजह से दीवार पर एक फोर्स अप्लाई होगा। लुक इनटू दिस फोर्स ऑन द वॉल। सिमिलर मैनर में, क्योंकि जो दीवार है वो तो स्टेबल खड़ी हुई है, वो तो मूव नहीं करी, बट क्या होगा, जितने फोर्स से वो दीवार से टकराएगा उतने ही फोर्स से वो वापस पीछे की तरफ जाएगा। इसको बोलेंगे फोर्स ऑन द बॉय, सो दैट दिस बॉय विल मूव इन दिस साइड। कैन यू सी इन दिस? राइट, दिस यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो। आप अपने हिसाब से करके देखोगे, आपको भी बड़ा मजा आएगा। सो इन द फर्स्ट पिक्चर इट इज सेइंग व्हेन द बॉय एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन द बॉय इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर दीवार इक्वल फोर्स अप्लाई नहीं करती तो क्या ये बच्चा दूर पीछे की तरफ खिसकता? नहीं खिसकता। ये पीछे की तरफ खिसका, इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो दीवार है, ये भी जितने फोर्स से इस बच्चे ने इस दीवार को धक्का दिया है, उसी फोर्स से दीवार ने भी उसको धक्का दिया है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया है। लुक इनटू दिस पिक्चर. This is what Newton's third law's example. Am I clear? Where it is saying the opposite force exerted by the wall makes the boy on roller skaters move backward. Another example. Look into this picture. This girl is doing swimming. All right, you must have already understood this thing when you have seen swimming in the swimming pool. So swimming pool में एक जो जहाँ से हम swimming start करते हैं उस wall पर. Look into her feet. Her feet are on the wall of the swimming pool. As she is putting force, the F wall on the feet, she is moving in the forward direction. Because of that, her body is moving in the forward direction. फ्री बॉडी डायग्राम यू कैन सी हुआ है। ये हुआ है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया है, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वॉल उसको उतने ही एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन दे रही है, और उतना ही फोर्स के थ्रू उसकी बॉडी को आगे मूव करने को वो कर रही है, तो वो स्विमिंग करते हुए आगे निकलती जा रही है। क्लियर हुआ? द थर्ड एग्जाम्पल वी हैव पुट इट ऑन दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रॉकेट का एग्जाम्पल। रॉकेट का एग्जाम्पल में देखो बेटा क्या होता है, रॉकेट जब भी आगे बढ़ता है तो आपने नोटिस किया होगा कि हॉट गैसेस कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। ये सारी फ्लेम्स बाहर निकलती हैं, हॉट गैसेस आर कमिंग आउट। अब जितनी ज़्यादा गैसेस बाहर निकलती हैं, रॉकेट उतना ही आगे बढ़ता है। दैट मीन्स ये जो गैसेस निकल रही हैं फ्लेम्स के फॉर्म में, ये एक तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। फोर्स इज ऑन द गैसेस विच इज एन एक्शन, जिसके प्रति रिएक्शन क्या हुआ, आगे रॉकेट बढ़ा। जितना ज़्यादा एक्शन होगा उतना ही आगे रिएक्शन होगा। दैट मीन्स रॉकेट में से जितनी ज़्यादा गैसेस बाहर निकलेंगी, जितना ज़्यादा फोर्स होगा, रॉकेट उतना ही आगे की तरफ मूव करता जाएगा और फटाफट यूनिवर्स में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ? नाउ फॉर अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 4 important facts. Note all these. The first important point is action and reaction are terms that express the force. कोई भी एक्शन करना या कोई भी रिएक्शन करना, जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम डूइंग एन एक्शन, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, और व्हेन आपका एग्जाम आएगा तब आप उसको अपनी नोटबुक में भी लिखोगे, तो ये अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स। अंडरस्टूड? सो एक्शन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स, रिएक्शन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स। वेल क्लियर? I think so. Let me move ahead. Now these forces act in pair. हमेशा जोड़े में काम करते हैं। वन फोर्स कैन नॉट एग्जिट बाय इटसेल्फ। मैं अकेले ही बोलती रहूंगी और आप सुनोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका, देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस। बट व्हेन दीज फोर्स विल बी कंबाइनिंगली जॉइनिंगली पेयर में काम करेंगे तभी उसका एग्जिस्टेंस रहेगा। थर्ड, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। दैट मीन्स आप एक्शन करोगे तो जस्ट अपोजिट उसका रिएक्शन मिलेगा। साइमल्टेनियसली ऐसा काम होता रहेगा, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। अंडरस्टूड? Now fourth point says action and reaction forces act on the different objects. They do not act on the same object and hence cannot cancel each other's effect. एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पर होंगे, अलग अलग तरीके से होंगे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। अब बेस्ड ऑन दिस यूज योर ब्रेन। While hitting a ball with a bat, the speed on the bat decreases. You must have noticed, आपने सभी ने क्रिकेट खेला होगा, जब आप क्रिकेट में जोर से आती हुई बॉल को हिट करते हो जोर से, तो हिट करने के बाद बॉल तो दूसरा डायरेक्शन में मूव हो जाती है और आप चौका मार देते हो, छक्का मार देते हो। बट उस टाइम पे जब आपने बैट से उस बॉल को हिट किया है, तो बैट व्हेन यू वर हिटिंग इट दैट टाइम इट वाज इन मूवमेंट, बट as soon as you have hit the bat on the ball, afterward that bat speed will reduce and it will decrease. Understood?
समझ में आया? जैसे आपने बॉल को बैट से हिट किया, बैट की जो स्पीड है वो एकदम से कम हो जाती है। ऐसा होने का रीज़न क्या है? स्पीड कम होती है कि नहीं होती, पहले तो ये समझो। जैसे आपने बॉल से बैट को हिट किया, बॉल तो आगे बढ़ गई मगर बैट की स्पीड जैसी पहले थी वैसी नहीं रही। कैसी रही? कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? द स्पीड ऑफ द बैट डज डिक्रीज व्हेन हिटिंग अ बॉल। दिस इज बिकॉज द बैट इंटरेक्ट्स विद द बॉल एंड द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कॉज द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। The ball gains speed, change the direction and bat slows down. That means आपने बॉल को जितने स्पीड से, आपने जितने फोर्स से हिट किया था, उस फोर्स से चौका लगेगा, छक्का लगेगा, 2 रन मिलेंगे, 1 रन बनेगा या फिर आउट हो गए, वो डिपेंड करता है बॉल के जाने पर। लेकिन जितने स्पीड से आपने उसको मारा है, उसके बाद उसका जो रिएक्शन होगा, उसकी वजह से बैट की जो स्पीड है वो करके कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिएक्शन। तो ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Understood? Equal and opposite reaction, that means ball is continuously moving forward and it is in the speed, while that bat is in the decreasing speed, as well as its position will also be in the same situation. Understood? So action and reaction will be on this Newton's third law. All right, now afterward, think about it. We have already covered this example in a first slide. Now a gun recoils, that is move backward when a bullet is fired. Why? This question is given in your textbook also. It's very important question. ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, please note it down भी कर लेना because it will help you. A gun recoils, that is moves backward. जब आप गन को चलाते हो तो थोड़ा सा पीछे की तरफ हाथ जाता है. When a bullet is fired, जब भी आप बुलेट को फायर करते हो तो बुलेट तो आगे की तरफ भाग जाती है, मगर झटके के साथ में आपका हाथ भी पीछे की तरफ जाता है और गन भी थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है. What is the reason behind this? Look into this action. ये है आपकी गन का रिकॉइलिंग होता है, फोर्स की वजह से बुलेट आगे की तरफ निकल रही है. देखो यहाँ से निकलते हुए एफ फोर्स के साथ साथ बाहर निकल जा रही है. जितने फोर्स से ये बुलेट जाएगी उतने फोर्स से उस किसी ऑब्जेक्ट को या जिस भी जगह पे आपने निशाना लगाया है, टारगेट किया, उसको हिट करेगी. बट जब ये बुलेट बाहर निकल जाएगी उस वक्त रिकॉइलिंग होगी और यहाँ पर आपको एक झटका महसूस होगा हाथ पर. ऐसा होने का रीज़न क्या है? सोचो. The reason behind this is a gun requires moving backward when a bullet is fired due to the conservation of linear momentum and Newton's third law of motion. Linear momentum, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम कंजर्व है. व्हेन अ गन फायर्स इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बुलेट कॉजिंग इट मूव फॉरवर्ड. This forward motion results in the momentum change in the bullet. Obviously, bullet का momentum change हो जाएगा जैसे ही आप उसको hit करोगे. To conserve the total momentum of the system, gun and bullet, an equal and opposite momentum change must occur in the gun, causing it to move backward. This backward momentum is the recoiling. Understood? Now write it down, this answer. If you want to write it down, pause the video and write it down. It's very important in logical question which you are supposed to learn and write it. Now think about it. मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ ए रॉकेट. रॉकेट कैसे आगे बढ़ता है? रॉकेट चलता है, सबको पता है. रॉकेट आगे की तरफ कैसे बढ़ता है हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा हुआ था, राइट? अब उसको हम ठीक तरीके से समझेंगे इन द सेकंड नेक्स्ट स्लाइड. नाउ इसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा था. ऑलराइट, कैसे हो रहा था वो हमें सीखना है और ये इंपॉर्टेंट भी है. फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है. नाउ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एट वर्क एंड नॉट ओनली इन 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो. व्हेन अ रॉकेट ब्लोज आउट गैस एट हाई स्पीड on one direction, that is action force. जब एक रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है with high speed से, which is known as action force, the rocket is pushed in the opposite direction, which is reaction force. Understood? Action and reaction. The gases pushes against the rocket and the rocket pushes back just as the hard against the gas. Gases पीछे की तरफ निकलती हैं, रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है. गैसेस पीछे की तरफ निकलती हैं, रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है. गैसेस पीछे की तरफ निकलती हैं तो एक फोर्स एक्सर्ट करती है, जिस फोर्स की वजह से रॉकेट उतना ही आगे बढ़ता है. जितना ज़्यादा फोर्स बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ गैसेस, उतना ही ज़्यादा रॉकेट आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, जिसको आप बोलते हो थ्रस्ट. अंडरस्टूड? एंड दैट इज द रीजन द रॉकेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट इज व्हाई इट इज हाईली द फ्यूल इज हाईली रिक्वायर्ड व्हेन द रॉकेट इज गोइंग ऑन टू द यूनिवर्स. और अपना स्पेस में जब रॉकेट जाता है तो उस टाइम पर फ्यूल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. द रीजन बिहाइंड दिस इज द सेम. जितना आपके अंदर फ्यूल होगा उतनी गैसेस बर्न होंगी, उतनी गैसेस बर्न होंगी तो उतना ज़्यादा उसको पुश मिलेगा और
उतना ही जगह वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा. अंडरस्टूड? ओके, नाउ लुक इनटू दिस पिक्चर. ओवर हियर आप देख रहे हो एक बच्चा, एक जेंटलमैन है जो कि बोट में से बाहर निकल रहे हैं शोर की तरफ. सो द सेलर जंप्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बोट मूव्स बैकवर्ड. व्हाई? जब वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं और कॉर्नर में खड़े होकर शोर पर आने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त पर जो बोट है वो पीछे की तरफ जा रही है. ऐसा भी क्यों होता है? ऐसा होने का रीजन क्या है? यू हैव ऑब्जर्व इट. सो दिस हैपन्स ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, which state that for every action there is an equal and opposite reaction. So when the sailor pushes forward on the boat to the jump, the boat pushes back on the sailor with an equal and opposite force, causing the sailor to move forward. जिसकी वजह से वो आगे की तरफ भी बढ़ जाता है सेलर, राइट. लेकिन जो बोट रहती है वो पीछे की तरफ चली जाती है. क्यों चली जाती है? साइमल्टेनियसली. इसी तरीके से जब अपन बात करते हैं, द सेलर एक्शंस ऑफ पुशिंग फॉरवर्ड ऑन द बोट इज फोर्स दैट कॉजेज द बोट टू मूव बैकवर्ड. जितने फोर्स से वो आगे की तरफ बढ़ता है उतने ही फोर्स से वो बोट पीछे की तरफ जाती है. इसीलिए जो बोट है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ खिसकती है, और जितनी वो पीछे की तरफ से खिसकती है वो जो सेलर है वो उतनी ही आगे की तरफ जाता है. सो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अंडरस्टूड? दैट इज ऑल्सो द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वेल क्लियर? ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज नोट इट डाउन. नाउ लुक इनटू दिस पिक्चर. यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? यहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी नजर आ रही है. बोल, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट. जो हॉर्स कार्ट है उसमें वो घोड़ा आगे की तरफ कैसे खींचता है? ये एक क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. इसका आपको बहुत लॉजिकल आंसर देना है. ऑब्वियसली इसका भी रिप्लाई क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ. अब ये कैसे काम करता है? देखो, ये घोड़ा गाड़ी है. घोड़ा गाड़ी मतलब घोड़ा एक कार्ट को आगे की तरफ खींच रहा है. वेयर इट इज पुशिंग एन एक्शन, और उसके अगेंस्ट रिएक्शन कैसे हो रहा है? रिएक्शन होता है तो रिएक्शन अगर पीछे की तरफ जाएगा तो बुलक कार्ट को नहीं खींच पाएगा, राइट. सो व्हेन हाउ इट हैपेंस, एन एक्शन इज ऑलवेज टू इक्वल टू द रिएक्शन. सो हॉर्स कार्ट में हॉर्स उसको कार्ट को अपनी तरफ कैसे खींच रहा है? सो द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड विथ इट्स फीट. दिस इज एन एक्शन. ऑलराइट, नाउ द ग्राउंड पुशेस द हॉर्स फॉरवर्ड विथ एन इक्वल फोर्स विच इज रिएक्शन. दिस फॉरवर्ड फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड मूव्स द हॉर्स फॉरवर्ड. जिसकी वजह से जो घोड़ा है वो आगे की तरफ बढ़ता है. द फॉरवर्ड फोर्स, राइट. सिंस द हॉर्स इज कनेक्टेड टू द कार्ट बाय द हार्नेस, इट पुल्स दैट कार्ट फॉरवर्ड अलोंग विथ इट. यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलते हैं. एक्शन और रिएक्शन दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं. पहला ऑब्जेक्ट है हॉर्स पुशेस द ग्राउंड. हॉर्स किसको पुश कर रहा है? ग्राउंड को पुश कर रहा है. एंड ग्राउंड पुशेस द हॉर्स. सो दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर. डू यू एग्री विद दिस? दे आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर. हॉर्स इज पुशिंग टू द ग्राउंड एंड ground is pushing to the horse, so that they are not cancelling each other. Even though action and reaction are equal and opposite, the horse can pull the cart because the forward force from the ground on the horse cause the horse and hence the cart to move forward. यहाँ पर जो ग्राउंड घोड़े के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड फोर्स. इस फोर्स की वजह से ग्राउंड जो है वो तो पीछे भले ही छूट रहा है मगर घोड़ा आगे की तरफ निकल रहा है. यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से घोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसके साथ साथ में उसका जो कार्ट है, उसकी जो गाड़ी है वो भी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है. I think understandable. Would you like me to re-explain it? You can look into this picture and try to understand again. All right. Now यहाँ पर देखो जो मैंने बात बोली है, यहाँ पर दो स्पेसिफिक पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं. द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड. डू यू एग्री? ये हॉर्स है, उसके ऊपर एक खुद की एक ताकत है, खुद एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. ये अप्लाई कहाँ पर हो रहा है? ग्राउंड पर, नीचे धरती पर. एंड दिस ग्राउंड इज अगेन पुशिंग टू द हॉर्स. Alright, so they do not, these action and reaction दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं. Understood? They are opposite, they are equal, but they are not cancelling each other. So the horse can pull the cart because of the forward force from the ground on the horse causes the horse to move forward. Clear हुआ? Okay, now look into this another picture and another question. It is also given in your textbook. It's very important. Now a question says, explain why it is difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amount of water at high velocity. This is the question given in the textbook. The answer is not given. The answer behind this is again the Newton's third law. But you cannot write just simply because of Newton's third law you will because this has happened. No, you have to explain it properly. Understood? So how this thing is working? First of all, try to understand the question what exactly they are asking.
इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन, एक जो फायरमैन है जो कि आग बुझाने का काम करता है, टू होल्ड अ होस पाइप विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। जब आप उस हाई अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करते हो तो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पकड़ना, उतनी जोर से प्रेशर को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, ये इसका क्वेश्चन है। अब इसके क्वेश्चन का जवाब आपको कैसे लिखना है, ऑब्वियसली न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल है, ऑलराइट। बट अगर आप सिंपली एक लाइन लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, है ना, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो इसका आंसर आपको ऐसे फ्रेम इट आउट करना है, इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड अ होस दैट इजेक्ट्स वाटर एट अ हाई वेलोसिटी बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब कुछ बच्चे केवल इतना नंबर लिख के छोड़ के आ जाएंगे तो आपको पूरे आंसर 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा, ठीक है। हाफ मार्क नहीं चाहिए तो उसको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विच इज स्टेप वाइज, ऑलराइट। ऑलवेज रिमेंबर टू टू कन्वर्ट योर आंसर इन स्टेप वाइज, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। द फर्स्ट पॉइंट से एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, व्हेन वाटर इज पुश्ड फॉरवर्ड एट हाई स्पीड आउट ऑफ द होस इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द वाटर। जब पानी आगे की तरफ निकल रहा है, आगे की तरफ भाग रहा है, तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, फॉरवर्ड फोर्स। जस्ट नाउ हमने घोड़े वाले एग्जांपल में भी वही देखा था, घोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है तो जो ग्राउंड है, जो धरती है, उस घोड़े के पैर पर कौन सा फोर्स अप्लाई कर रही थी, फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही थी। सिमिलर मैनर में होस पाइप में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है वाटर पे, फॉरवर्ड वाला, आगे वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द वाटर एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द होस, जिसकी वजह से दोनों तरफ से इक्वल फोर्स भी लग रहा है, साथ साथ अपोजिट भी लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, होस पर, पाइप पर। Got it? Water exert an equal and opposite force on the hose. The opposite force act backward and on the hose, producing a strong recoil. Since a large amount of water is ejected at high velocity, the reaction force is very large. जितना पानी बाहर निकलेगा, हाई वेलोसिटी से बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, उतना ही अमाउंट ऑफ प्रेशर पीछे की तरफ क्रिएट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। बिकॉज हाई वेलोसिटी है, हाई प्रेशर है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, तो इक्वली अमाउंट में उतना फोर्स पीछे की तरफ अप्लाइड रहेगा। अंडरस्टूड, बैकवर्ड ऑन द होस पाइप, जिसकी वजह से रिकॉइलिंग प्रोड्यूस होगी। जिस और कंक्लूजन क्या निकलेगा, द लार्ज बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स मेक्स द हॉर्स जर्क वायलेंटली विच इज वाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड द होस टाइटली। अब उसको पकड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता है, छोटे बच्चे तो आसानी से पकड़ ही नहीं सकते, जो फायर ब्रिगेड का जो पाइप होता है वो हम और तुम जैसे आम इंसान नहीं पकड़ सकते, उसके लिए भी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है और बहुत मजबूती से उस पाइप को पकड़कर आग बुझाई जाती है। आसानी से बुझाने वाला काम नहीं है, इसीलिए फायर ब्रिगेड वाले पीपल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम और तुम मिलकर उतना बड़ा पाइप होल्ड भी नहीं कर सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि एक तो फोर्स बहुत ज़्यादा आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है, आपको उसको होल्ड करने में इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके आप उसको होल्ड कर पाते हो। Understandable? So this question is also equally important, and important is not only in the form of answer को आप आधा लाइन में लिख दो और नंबर मिल जाए. You are supposed to explain it properly, that which is the forward force over here and what will be the backward force over here, and both are how they are reacting equal and opposite, and how that things are happening. Okay, so we have covered Newton's first law, second law, and third law. We have seen multiple examples of our day-to-day life. It is really helpful to understand how we work, how the things around us are working. So I hope you enjoyed learning all these three laws of motion with me. Keep learning, keep practicing, and thank you so much for attending the class. All the best.